जय हिंद दोस्तों। फिर शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है बाबर का आक्रमण। बाबर का आक्रमण के आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इस मैप के माध्यम से कि बाबर ने भारत पे जो विजय अभियान हासिल किया था वो किन किन क्षेत्रों से होकर के और कैसे कैसे इसने भारत पे क्या किया, विजय अभियान हासिल किया। साथ ही हम लोग देखेंगे कि बाबर जो आया इसके भारत में, इसके आने का जो कुछ कारण रहा और उसके साथ ही इसके जो बहुत प्रमुख जो युद्ध रहे हुए, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि बाबर ने आखिर मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे कर दी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते क्या है कि जो 1526 में क्या होती है कि जो लोदी वंश के अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोदी। ठीक, इब्राहिम लोदी जब अंतिम शासक होते हैं तो इन्हीं के साथ क्या होता है कि बाबर की लड़ाई होती है। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब बाबर आया, जब बाबर ने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक, कब? 1526 में ही क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। जब बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है तो सोचने वाली ये बात है कि जब भारत में आएगा, भारत में आकर जब आक्रमण करेगा, उसी के बाद ही ना भारत में क्या करेगा, बाबर मुगल वंश की स्थापना करेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बाबर के बारे में न जान करके बाबर के आक्रमण के बारे में जानेंगे कि आखिर बाबर ने कैसे कौन कौन से युद्ध लड़े भारत में, और उसके बाद उसने मुगल साम्राज्य की क्या करी, स्थापना करी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे देखते हैं 1206 से लेकर के 1526 तक क्या होता है यह चलता है दिल्ली सल्तनत। ठीक, दिल्ली सल्तनत। इसमें देखते हैं कि 1526 में जब यहाँ का जो अंतिम शासक जिसको हम लोग बोलते हैं इब्राहिम लोदी, ठीक, इसको मार देने के बाद, कौन मारता है, बाबर। इसको मार देने के बाद ही ना यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली सल्तनत क्या होती है, समाप्त हो जाती है और क्या स्टार्ट होती है, मुगल साम्राज्य। ठीक, तो ठीक उसी तरह हम लोग क्या समझते हैं यहाँ पे कि बाबर के आक्रमण के बारे में। देखिए बाबर जो है भारत में कैसे कैसे आया और कैसे कैसे इसने युद्ध लड़ा और कैसे इसने विजय हासिल किया। तो देखिए, जब 1526 में क्या होती है, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो इसी युद्ध के बाद क्या होती है, इस युद्ध में क्या होता है, इसकी विजय होती है और इसी के बाद इसने क्या करता है, मुगल साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसकी पूरी राजनीतिक कहानी जो भी रही, कैसी रही, क्या रही। देखिए, बाबर का जो जन्म होता है वह अफगान में होता है। यह जो फरगना जो क्षेत्र हमने लिखा है, यही फरगना में क्या होता है, इसका जन्म होता है, इसी फरगना में, यहाँ पे। ठीक, यह एक अफगानी शासक था। इसके पिताजी जो थे इस फरगना के छोटे से जागीर के जागीरदार थे। इसके पिता की मृत्यु के बाद यह जो है सो वहाँ पे क्या बनता है, शासक बनता है, फरगना का शासक बनता है। उसके बाद क्या होता है कि यह शासक बनने के बाद मात्र कहा जाता है कि यह 12 वर्ष की आयु में यह क्या करता है, शासक बनता है। शासक बनने के बाद यह इस अफगान के पास के क्षेत्रों को, जिसमें समरकंद, हेरात और कंधार, इन सभी क्षेत्रों पर क्या करता है, आक्रमण करता है, जीत हासिल भी करता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि फिर उसको वहाँ से वापस भी हटना पड़ता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो जीत तो जाता है लेकिन फिर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि फिर उसको वहाँ से हटना पड़ जाता है। एक अस्थायी रूप से वह इधर क्या करता है, शासन नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है कि यह इधर काबुल की तरफ क्या करता है, आक्रमण करता है। काबुल पे जब आक्रमण करता है तो वहाँ पे वो विजय हासिल करता है, क्योंकि जब यह इन सभी क्षेत्रों पे जब यह आक्रमण कर रहा था तो इनको क्या पता चलता है कि यह जो क्षेत्र है, काबुल का क्षेत्र, इस काबुल के क्षेत्र पे क्या है, कुछ अराजकता की स्थिति है। तो यह क्या किया, इसने तुरंत क्या किया, काबुल पे आक्रमण किया, वहाँ पे विजय हासिल कर लिया। उसके बाद क्या होता है, काबुल पे जीतने के बाद हमारे भारत में जो क्या होती है कि भारत की भी स्थिति कुछ वैसे ही थी। भारत में क्या होती है कि यहाँ दिल्ली में इस्लाम धर्म का शासक, मुस्लिम शासक था। इधर आप आ जाइए मेवाड़ में राणा संगा थे, राजपूत शासक। दक्षिण भारत में आ जाइए, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य थे, हिंदू शासक, मुस्लिम शासक थे। तो इस तरह से क्या थे, यहाँ पे भी जो शासक थे तो ये लोग शासक भी क्या, इन सभी का आपस में ही संघर्ष होता था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब मेन तो यहाँ का जो अधिकार के लिए जो लड़ाई होता था वो दिल्ली का क्षेत्र था, कि जो हर किसी की इच्छा थी दिल्ली पे शासन करना। अब इसमें क्या होता है
कि इब्राहिम लोदी होता है लोदी वंश का अंतिम शासक, तो इसके चाचा जो होते हैं जिनका नाम होता है आलम खां, जिनका नाम होता है आलम खां, इनकी भी इच्छा होती है कि हम दिल्ली पर शासन करें, ठीक। और एक राणा संगा जो मेवाड़ के शासक थे, इनकी भी एक इच्छा थी कि हम भी क्या करें, दिल्ली पे एक बार शासन करें, दिल्ली सल्तनत को क्या करें, मतलब दिल्ली पे क्या करें, एक बार कब्जा करें। तो इस सत्ता के लालच में ये लोग क्या करते हैं कि इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते थे। इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए ये लोग क्या किए कि इन्होंने देखा कि अब हम लोग से तो हट नहीं रहा, तो इन्होंने क्या किया, बाबर को आमंत्रित कर लिया। यह जो जो शासक रहा बाबर, जो फरगना का था, इसने काबुल पर तो आक्रमण किया ही था। और यह जो हम लोग मैप में यह जो डायरेक्शन देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, यह पाकिस्तान है। यानी कि यहाँ तक उस समय इंडिया था और इसके ऊपर क्या था, अफगानिस्तान था। तो ठीक यहाँ तक तो काबुल तक तो क्या हुआ था, वह बाबर आ ही गया था। तो इसी सत्ता के लालच में क्या होते हैं कि बाबर को आमंत्रित किया जाता है। अब बाबर भी काबुल तक आता है, आगे भारत की ओर आने का सोच ही रहा होता है कि तब तक क्या होता है कि कुछ आमंत्रण मिल जाता है, तो बाबर को और अच्छा मौका मिल गया। बाबर ने क्या किया कि बाबर को सबसे पहले आमंत्रण कौन कौन देते हैं, सो देखते हैं कि आलम खां जो इब्राहिम लोदी के जो चाचा होते हैं, वो क्या करता है कि इनको आमंत्रण देते हैं। दौलत खां लोदी, दौलत खां जो होते हैं पंजाब का सूबेदार होते हैं, ये अपने पुत्र दिलावर खां के द्वारा क्या संदेश भिजवाते हैं। और उसके बाद राणा संगा जो मेवाड़ का शासक थे, इन्होंने भी क्या किया, एक संदेश भिजवाया। तो क्या हुआ कि भारत में अराजकता की स्थिति थी ही, सभी शासक क्या थे, अलग अलग थे, एक साथ तो थे नहीं। और इसी बीच क्या होता है, उनको आमंत्रण मिल जाता है। तो बाबर को क्या होता है, एक अच्छा मौका मिल गया, किस चीज़ के लिए, आक्रमण करने के लिए। अब क्या होता है कि बाबर यहाँ काबुल तक तो आ चुका रहता है, इधर पंजाब के सूबेदार के द्वारा भी क्या होता है, संदेश मिल ही जाता है, मेवाड़ के शासक द्वारा मिल ही जाता है और आलम खां द्वारा मिल ही जाता है। अब क्या होता है कि बाबर इधर आने के लिए बिल्कुल भी कुछ हिचकता नहीं है, वह सीधा इधर क्या करना है, बढ़ना शुरू कर देता है। इसी क्रम में क्या होता है कि वह गंधार का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, इसी क्रम में देखते हैं कि सबसे पहले 1519 में यह क्या करता है, सीमावर्ती क्षेत्र बाजौर पर जीत हासिल करता है। इधर मतलब भारत में, ठीक ना, भारत में जो वर्तमान में कौन सा एरिया है, पाकिस्तान, यह जो हम लोग देख रहे हैं, यह इतना एरिया, यह सभी क्या है, पाकिस्तान का एरिया, वर्तमान पाकिस्तान। उस समय क्या था, भारत का ही हिस्सा था, ठीक। तो 1919 में क्या करता है, सीमा क्षेत्र पर इधर विजय हासिल करता है। फिर 1519 में ही उसी समय यह पेशावर का क्षेत्र जो होता है, ये वाला अफगानिस्तान और जो भारत उस समय था, उसकी जो सीमावर्ती जो क्षेत्र था पेशावर, वहाँ पे भी क्या करता है, जीत हासिल करता है। उसके बाद उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, उसकी हौसला बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भारत के लोगों द्वारा ही आक्रमण करने के लिए बुलाया जा रहा था, तो उसका हौसला बढ़ेगा ही। फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, 1520 में पंजाब के सिलाईकोट तक मतलब आक्रमण किया, वहाँ भी जीता। और 1524 में इसने लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों पर, यानी कि 1524 आते आते इसने पूरे इस हिस्से पे क्या किया, अपना अधिकार मतलब जीत लिया। उसके बाद जीतने के बाद मेन तो था उसको क्या करना, दिल्ली पर यदि उसको शासन करना था, इस दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करना था, तो इसको यहाँ पर इब्राहिम लोदी के साथ इसको युद्ध करना था। और सब ने जो आमंत्रित किया था उसमें भी यह कारण यही निश्चित किया गया था कि इब्राहिम लोदी को क्या करना है, सत्ता से हटाना है। और दिमाग में ये था इन लोगों को कि जो बाबर आएगा, राणा संगा के साथ युद्ध करेगा, बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करेगा, युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराएगा और हराने के बाद वो वापस चला जाएगा। यह इन लोगों की सोच थी कि ऐसा होगा। लेकिन होता क्या है कि बाबर क्या होता है, धीरे धीरे भारत को आना होता है। इसी दिल्ली के बगल में क्या होता है, हरियाणा में जो पड़ता है पानीपत का क्षेत्र, यहाँ पे यह क्या करता है, अपना डेरा डंडा डाल देता है, ठीक। और डेरा डंडा डालने के बाद वहीं पे क्या होता है कि पानीपत में जो रुकता है और यहीं पे जो लड़ाई होती है, इसलिए इसको पानीपत का युद्ध कहा जाता है, जो कि कब होता है, 21 अप्रैल 1526 को होती है पानीपत की प्रथम लड़ाई। यहाँ पानीपत की प्रथम लड़ाई का तात्पर्य आप ये नहीं समझिएगा कि इसके बाद भी पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, उस पानीपत का तृतीय युद्ध। हाँ, पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, वो अंग्रेजों के साथ होता है, यहाँ मुगल साम्राज्य के साथ नहीं होता है, ठीक ना। तो ये पानीपत में होता है एक बार, इसलिए प्रथम युद्ध। फिर किसी और के समय में क्या होता है, द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें अकबर और क्या बोलते हैं अंग्रेज के साथ होता है। तो उस तरह से वह पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध दूसरा चीज़ है। यह प्रथम युद्ध क्या होता है, बाबर के आक्रमण से संबंधित है।
और इब्राहिम लोदी से। अब क्या होता है कि जब जब बाबर है यह क्या करता है कि काबुल तो जीतता ही है, ठीक ना। काबुल के बाद क्या करता है, यह इस क्षेत्र को जीतते हुए यह कहाँ तक पहुँचता है, पानीपत तक। पानीपत पे आया, पानीपत पे आने के बाद यहाँ ढेर डंडा डाला। यह ऐसी युद्ध रणनीति तैयार करता है कि इसने क्या किया कि कुछ दिन पहले आकर के वहाँ पर अपनी सेना को तैयार करता है, ठीक। सेना को तैयार करने के दौरान क्या होता है कि युद्ध जहाँ पे वो रुकता है, जहाँ पे वो सेना तैयार करता है, एक जो भी वह अपने सिपाही जो भी रथ लाया हुआ रहता है उसको एक क्रम में लगाता है, और एक क्रम में सजाने के बाद क्या करता है, कुछ दूरी पे, आगे की कुछ दूरी पे क्या करता है, कुछ गड्ढे खोद देता है, ठीक। गड्ढा खोदने के बाद उसमें क्या करता है कि पेड़ पौधों की टहनियाँ काट करके, पत्ते वत्ते करके उस गड्ढे को ढक देता है। जब इब्राहिम लोदी लड़ाई करने के लिए जब जाता है, इब्राहिम लोदी की सेना जब जाती है और बाबर की सेना तो वहाँ रहती है पानीपत में, युद्ध होने की स्थिति जब उत्पन्न होती है, तो हालांकि जब बाबर इधर से इधर की ओर जब आक्रमण कर रहा था, भारत के क्षेत्र की ओर आक्रमण करते आ रहा था, तो यह सभी घटना सबको, सभी शासकों को पता थी, इब्राहिम लोदी को भी पता थी। लेकिन इब्राहिम लोदी यह सोचा कि यह जब दिल्ली पर हमें आकर के जब आक्रमण करेगा तब हम आक्रमण करेंगे, इसके ऐसे नहीं करेंगे। यह इसलिए सुनिश्चित हो गया था कि यह जानता था कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में क्या है, सैनिक है, तो हम आराम से हरा देंगे। इब्राहिम लोदी के दिमाग में ऐसा बात था। अब क्या होता है कि जो बाबर था यह अपनी युद्ध की रणनीति तैयार करना शुरू कर देता है। युद्ध होता है, युद्ध में कहा जाता है कि युद्ध में बहुत बुरा तरीका से क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से क्या होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है, और यह पहला सा सुल्तान होता है दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध रणभूमि में क्या होता है, मारा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध में भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया जाता है, और यह कौन करता है, बाबर करता है, ठीक। तुलगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी युद्ध पद्धति का प्रयोग होता है, यानी कि यह बाबर युद्ध जीतने के लिए दो पद्धति का इस्तेमाल करता है, एक तुगलमा पद्धति, दूसरा उस्मानी पद्धति। तुगलमा पद्धति वही बताया कि युद्ध की एक अलग ही रणनीति होती है। उस्मानी पद्धति में क्या होता था कि जो भी रथ होते थे उन रथ के बीच में क्या होता है कि तोप का सजा देना, ठीक ना, तोप को एक अच्छी तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सजा करके, और क्या करता था कि जैसे कि यहाँ पे वो सैनिक है, ठीक, यहाँ पे क्या किया, गड्ढा कर दिया, ठीक। गड्ढा करने के बाद जब यहाँ से कोई सैनिक जा रही है, गड्ढे में गिरी, उसके बाद क्या होता था कि यहाँ जाने के बाद इसको यहाँ के इस जो बाबर के जो सैनिक थे, या जो बाबर है ये इसके सैनिक थे, या फिर क्या करते थे, इस रूप से इसको तीनों तरफ से क्या करते थे, घेर लिया करते थे, और इस तरह से यह युद्ध प्रणाली, तुलगमा युद्ध प्रणाली कराई। और इस जो भी इसके जो रथ खड़े होते थे एक लाइन से, ठीक ना, इसी बीच में क्या होता है, एक एक क्या करता, तोप क्या करता, क्रमबद्ध ढंग से सजा देता था, ठीक। और इस तरह से इसने तोप का इस्तेमाल किया। अब बाबर तो तोप का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत में यह क्या हुआ, पहली बार हुआ था, तो इब्राहिम लोदी की जो भी सैनिक थे वह सभी अचंभित हो गए कि ये हमारे ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि यह सभी पहले से परिचित थे नहीं तोप के बारे में। अच्छा, दूसरी इसकी जीत के कारण क्या बनता है कि इसकी जो सेना होती है, बाबर की जो सेना होती है, वह कुशल सेना होती है, यानी कि उसको प्रशिक्षण दिया होता है कि युद्ध में कैसे लड़ना है, तलवार कैसे भाजना है। लेकिन जो बाबर की जो सेना होती है वो कुशल सेना नहीं होती है, जैसे तैसे जो भी होता है सेना में भर्ती सबको कर लेते हैं। अच्छा, तो तुगलमा पद्धति और उस्मानी पद्धति के का प्रयोग होता है किसमें, इस पानीपत के प्रथम युद्ध में। अच्छा, इससे जो तोप का जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, जो तोप का इस्तेमाल जो करते हैं चलाने वाले, उसमें जो प्रमुख तोपची थे वह मुस्तफ़ा खां और दूसरा थे उस्ताद अली, यानी जो तोप जो चला रहे थे, तोप जिसको तोपची बोलते हैं, वह दो व्यक्ति बहुत प्रमुख थे, जिसमें एक था मुस्तफ़ा खां और दूसरा था उस्ताद अली, जिनके द्वारा तोप का क्या होता चलाया जाता था। रण क्षेत्र में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसकी रण क्षेत्र में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी विजय का मुख्य कारण क्या होता है, तोप खाना और सैन्य कुशलता, यानी एक तो तोप का इस्तेमाल करता है युद्ध में, दूसरा क्या होता है इसके सैनिक भी बहुत प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग दे करके इसको लाया जाता है, ठीक। इस विजय के बाद इसने पादशाह और बादशाह की उपाधि धारण की। हुआ क्या कि जब पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो ही जाती है, सैनिक बुरे तरीके से हार ही जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसने जब जीत जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, तब इसने क्या किया, इस विजय के बाद इसने
पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। हालांकि इसके जो पूर्वज होते हैं वो मिर्जा की उपाधि धारण करते हैं, लेकिन यह बाबर क्या करता है, यह पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। और इसी युद्ध के विजय मतलब जीतने के बाद, जीतने की खुशी में यह जो काबुल के जो क्षेत्र पे जो वह रहता था, यहाँ के क्षेत्र पे वो क्या किया, जनता के बीच चांदी के सिक्के बंटवा दिए। क्योंकि होता क्या है कि जो क्या था, इब्राहिम लोदी था, इसका खजाना जो है सो बाबर के हाथों में लग गया। और बस उसी खजाने से क्या किया, इसने चांदी के सिक्के अपने सैनिक अपने काबुल में बंटवा दिया। जिसके कारण क्या होता है कि इसकी उदारता के कारण इसको कलंदर की भी उपाधि दी गई। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसको 2 उपाधि मिली, एक पादशाह या बादशाह की और दूसरा कलंदर की उपाधि। वह इसलिए मिली क्योंकि इसने क्या चांदी के सिक्के बंटवाए थे, कहाँ, काबुल में। अब देखिए, इस युद्ध में कहा जाता है कि बाबर की मात्र 12,000 सेना थी और इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख सेना थी। फिर भी इब्राहिम लोदी की सेना क्या हुई, हार गई। इसके पीछे कारण भी यही देखे, एक तो तोप का इस्तेमाल करना, दूसरा क्या था, रणनीति, एक सैन्य जो कुशलता थी वह बिल्कुल परफेक्ट थी किसकी, बाबर की। जिसके कारण क्या होता है कि 12,000 की सेना से ही क्या होता है, बाबर जीत जाता है। अब देखते हैं कि बाबर भारत का पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद यहाँ आकर के वो जीत जाता है, और जीतने के बाद यह दिल्ली का क्षेत्र पर क्या होता है, वह अधिकार कर लिया। अब क्या होता है कि सबको लगा, यानी इन तीनों को, खासकर आलम खां, दौलत खां और राणा संगा, इन तीनों को लगा कि अब तो यह आया, इसको हरा दिया, अब यह धन संपत्ति जो भी होगा लूटेगा, लेगा और फिर वह चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब बाबर क्या होता है कि बाबर यहीं पर अस्थायी रूप से बसने का प्लान कराता है। इसकी जो पुस्तक, बाबर ने एक किताब लिखी थी जिसको तुजुके बाबरी बोलते हैं, उसमें इसने एक बात कही थी कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में कहीं भी 2 बार रमज़ान नहीं मनाया। मतलब साल में, जैसे साल में 1 बार रमज़ान होता है, तो 2 साल में 2 बार रमज़ान हुआ, यानी कि कहीं भी वो अस्थायी रूप से रह ही नहीं पाया। तो इसीलिए क्या किया इसने, क्या अस्थायी रूप से रहने का प्लान बनाया कि अब हम यहीं पर रहेंगे। अब इससे दिक्कत होने लगी राणा संगा को। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि जो पानीपत की लड़ाई हुई, पानीपत की लड़ाई के बाद जब बाबर को भी यह पता था कि अगर हमको दिल्ली पर अस्थायी रूप से रहना है तो इसके लिए हमको राणा संगा को हराना होगा। ठीक, अब राणा संगा को हराने के लिए क्या करता है कि राणा संगा एक बहाना बनाता है कि राणा संगा यह कहता है कि आप आइए दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक, और तो फिर बाबर ने यह बहाना लगा करके यह युद्ध करना चाहता है कि कि आपने बोला था कि हम हमारी मदद करेंगे, लेकिन आप युद्ध में मदद नहीं किए हैं, इसलिए हम आपके साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो इस तरह से बात होती है। और फिर क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। किसके बीच, बाबर और राणा संगा। राणा संगा कौन होता है, तो वही मेवाड़ का शासक होता है। राणा संगा राजपूत शासक होता है। अब देखिए, यहीं से बाद यह क्या करता है कि यहाँ के बाद यह फिर कहाँ पे चलता है, तो फिर यह चला यहाँ पे पानीपत के बाद। ठीक, खानवा जो होता है राणा संगा के पास युद्ध होता है। ठीक, यही खानवा का क्षेत्र जो कि कहाँ पड़ता है, आगरा में पड़ता है। यहीं पे क्या होता है, युद्ध होता है। किसके साथ, तो मेवाड़ के शासक जो होता है राणा संगा, इसके साथ युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। कब होता है, 16 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध। इस युद्ध के बारे में समझिए, बाबर और राणा संगा के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है कि चूंकि राणा संगा भी एक शक्तिशाली शासक रहता है, काफ़ी योग्य शासक रहता है, तो इसको हराना, यह जानता है बाबर कि इसको हराना, राणा संगा को हराना इतना आसान नहीं है। तो उसने क्या करता है, इस युद्ध में एक शब्द का प्रयोग करता है, क्या कि जो भी बाबर के जो भी सैनिक होते हैं उसको कसम वसम खिला देता है, शराब पीने के लिए मना कर देता है, शराब पीने के लिए मना करता है। उसने एक शब्द का प्रयोग करता है, जिहाद, यानी धर्म के लिए युद्ध करने के लिए। उसने क्या करता है, इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध हो गया है, अब तुमको जी जान लगा करके तुमको युद्ध से हटना नहीं है, तुमको युद्ध लड़ना है और तुमको विजय हासिल करना है। ऐसी बात करके इसको इतना मोटिवेट कर देता है सैनिकों को कि सैनिक मतलब पूरे आत्मजोश के साथ क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। और इसी के कारण क्या होते हैं कि बाबर की सेना क्या होती है, जीत जाती है, और राणा संगा क्या होता है, हार जाती है। और इसी के बाद इसने क्या करते हैं, इसी मतलब खानवा का युद्ध भी जीत जाता है बाबर, जिसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण करता है। कहा जाता है कि इसने जब जो भी राजपूत शासक, मतलब जो भी राणा संगा एक राजपूत शासक था, तो इसने क्या किया कि जो भी वहाँ के राजपूत लोग थे उसको क्या करता है, गला काट करके उसको एक मीनार के रूप में, एक टीला के रूप में क्या करता है, बना देता है। और उसके बाद उसने गाजी की उपाधि की धारण की। क्यों,
काफिर, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। ऐसे कार्य इसने बाबर ने किया। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। यानी जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में करता है? तो वह खानवा के युद्ध में। ठीक, तोप का प्रयोग तो सबसे पहले तो जान ही गए पानीपत के युद्ध में। उसके बाद जब खानवा का युद्ध होता है तो इसी खानवा युद्ध में राणा संगा का साथ देने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका जो चंदेरी का शासक होता है मेदिनी राय। इसके बाद क्या होता है कि इसी के जस्ट नीचे यह मेदिनी राय के साथ भी क्या करता है? युद्ध करता है। यह इसलिए युद्ध करता है कि बाबर कहता है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो चंदेरी के शासक मेदिनी राय को, लेकिन यह आत्मसमर्पण का क्या करता नहीं है। जिसके कारण क्या होता है कि इसके साथ भी चंदेरी के शासक जो मेदिनी राय होते हैं उनके साथ भी क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध में भी क्या होता है? बाबर जीत जाता है और बाबर की क्या होती है? जीत होती है चंदेरी के युद्ध में। कब होता है? 1528 में। हम लोग देख रहे हैं कि बाबर क्या हुआ 1526 में भारत में आकर के प्रथम, यदि पूछे कि भारत में पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है ये बाबर का कौन सा आक्रमण है? तो ये 5वां नंबर का है। इसके पहले भारत में वह 4 बार आक्रमण कर चुका होता है, क्योंकि इस समय यह जो क्षेत्र है यह भी किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। तो यह बात ध्यान रखेंगे। अब क्या होती है कि चंदेरी के युद्ध में भी क्या होता है? यह जीत जाता है। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। अब देखिए यहाँ के बाद क्या होता है कि यह जो घाघरा में जो क्षेत्र रहता है यहाँ पे जो शासक होते हैं वह होता है महमूद लोदी होते हैं। यह कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी का ही भाई होता है जो बिहार का क्षेत्र का शासक रहता है। अब यह क्या करता है कि यह बार बार क्या होता है कि यह बाबर के मतलब दिल्ली के क्षेत्र में क्या होता है? बार बार आते जाते रहता है, मतलब युद्ध के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि बाबर ने भी क्या किया? इधर बिहार की ओर क्या किया था? अभियान चला देता है। तो इधर भी जब अभियान चलाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे बंगाल और बिहार के शासक रहते हैं महमूद लोदी और बंगाल के शासक रहते हैं नुसरत शाह। इन दोनों की संयुक्त सेना और बाबर की सेना के बीच युद्ध होती है। इसमें भी क्या होता है? बाबर जीत जाता है और यह दोनों क्या होते हैं? हार जाते हैं। ठीक, और यह कहा जाता है कि बाबर का अंतिम युद्ध होता है घाघरा का युद्ध जो 1529 में होता है। 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में क्या होता है? घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में यहाँ जीत जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ग्रीन कलर से हमने डायरेक्ट किया, यानी कि बाबर का जो विजय अभियान रहा वो किस तरह से रहा? फरगना से इसने काबुल को जीता, फरगना से काबुल आया, काबुल से इस तरह के पंजाब सिंध के क्षेत्र गंधार पंजाब के क्षेत्र को जीतते हुए पानीपत आया, यानी दिल्ली का क्षेत्र, फिर वहाँ से खानवा का क्षेत्र, फिर खानवा से कहाँ? चंदेरी के बाद क्या? घाघरा का युद्ध। तो इस तरह से उसका विजय अभियान रहा जो लगातार सभी युद्धों में क्या होता है? वह जीतता चला आता है। और इसी के बाद 1529 में जब घाघरा का युद्ध होता है, इस युद्ध में क्या होता है कि यह बाबर और महमूद लोदी और नुसरत शाह के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और यह उसका अंतिम युद्ध होता है और अंतिम विजय इसका यही होता है। और इसी के बाद 1529 के बाद 1530 में क्या होती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 1530 में क्या होती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है, किसी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मरने के बाद इसके शव को सबसे पहले कहा जाता है कि आगरा में ही क्या किया जाता है? आगरा में ही इसको दफनाया जाता है। लेकिन इसकी जो पुस्तक थी तुजुके बावरी, इसमें अपनी, चूंकि यह जो पुस्तक है तुजुके बावरी इसकी आत्मकथा है, इसने यह खुद से लिखा है, तो यह क्या करता है उसको किताब में यह अपनी इच्छा जाहिर करता है कि यदि उसके मरने के बाद उसका जो शव हो वह कहाँ पे रखा जाए? वह काबुल में। तो इसके शव को फिर कहाँ ले जाया जाता है? पहले आगरा में दफनाया जाता है, फिर उसमें से निकाल करके उसको काबुल में जाकर के दफनाया जाता है। ठीक, तो इसके शव को पहले आगरा और उसके बाद में काबुल में दफनाया जाता है। इसकी आत्मकथा जिसका नाम है तुजुके बावरी, तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसको बाबरनामा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसने तुजुके बावरी में एक बात कही, जो यह घटना घट रही थी इस समय दक्षिण भारत में भी क्या थे? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य थे। और इस समय ये जो बाबर ने अपनी जो पुस्तक थी तुजुके बावरी, उसमें यह कहा था कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई है तो वह है कृष्णदेव राय। ठीक, विजयनगर साम्राज्य के थे कृष्णदेव राय, उनके बारे में यह चर्चा करते हैं। ठीक, इनकी पुस्तक में यह बात कही गई है। हम लोग देखें कि भारत में जो प्रमुख आक्रमणकारी रहे उसमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बाद बाबर, यानी प्रमुख आक्रमणकारियों में हम लोग देखते हैं कि यह 4 लोग थे, कासिम, गजनवी, गौरी और बाबर, जो क्या किए? भारत पे आक्रमण किए। और इसी के बाद यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या होता है?
1526 में ही, यानी 21 अप्रैल को क्या करता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और 27 अप्रैल 1526 को क्या करता है, मुगल साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना कर देता है। ठीक, यह युद्ध इतना जल्दी युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, कि सुबह में कहा जाता है कि युद्ध होता है और दोपहर होते होते युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। अच्छा, 1526 में क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है, मुगल साम्राज्य की। लेकिन यह जो खानवा का युद्ध होता है ना, इसी युद्ध के बाद यह निर्णय होता है कि हाँ, अब जो है सो बाबर जो है सो बिल्कुल अस्थायी रूप से इस वंश के, मतलब अस्थायी रूप से वह रहना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग देखते हैं कि दो युद्ध, एक प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि वह ब्रिटिश सत्ता क्या होता है, नींव डाला जाता है, लेकिन बक्सर के युद्ध में वह निर्णायक का युद्ध होता है। इसके बाद क्या होती है कि पूरी तरीके से वो ब्रिटिश सत्ता आ जाती है। ठीक उसी तरह क्या होता है कि यह एक निर्णायक युद्ध होता है, सॉरी नींव डालता है। पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या होता है कि मुगल वंश का नींव डालता है, लेकिन यह जो खानवा का युद्ध होता है यह पूरा बिल्कुल निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद क्या होता है, तो पूरे तरीके से मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखें। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं पानीपत जो जगह है वह हरियाणा में है, खानवा जो जगह है आगरा में है, चंदेरी कहाँ है, मालवा का क्षेत्र, एमपी के क्षेत्र में, और घाघरा नदी या यूपी के गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र यह पड़ता है। घाघरा नदी के होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, घाघरा का युद्ध। तो हम लोग देखें, आई होप कितना कुछ समझ में आया होगा कि बाबर के आक्रमण के बाद, और इसी के बाद क्या होता है कि 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और 27 अप्रैल को क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो मुगल वंश की स्थापना कौन करता है, तो बाबर करता है। कैसे करता है वो हम लोग समझ गए कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना होती है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट पढ़ते बाबर के बारे में तो हम लोग को समझना थोड़ा मुश्किल था कि हाँ बाबर कैसे आया, कैसे आक्रमण किया। तो इस मैप के माध्यम से भी समझने में आसान होगा। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। सो 1483 में क्या होता है, 1483 में बाबर का जन्म होता है। जन्म होने के बाद 12 वर्ष की उम्र में क्या होता है कि वह किस क्षेत्र का, फरगना क्षेत्र का क्या होता है, शासक बनता है। वहाँ के शासक बनने के बाद, फरगना का शासक बनने के बाद 1504 में काबुल पर आक्रमण करता है। 1504 में जब काबुल में आक्रमण करता है उसके बाद वह भारत की ओर आगमन शुरू होता है। और उसी आगमन में सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होती है। प्लस उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। पानी पिया, खाना खाया और चाय पिया, घर चला गया, इस तरह से करके याद करते हैं। ठीक, तो अगले इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबर। इसके बाद हम लोग इसी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाबर के आक्रमण हो गया, मुगल वंश की स्थापना हो गई। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए 1206 से 1526 तक क्या रही, दिल्ली सल्तनत। अब इसी के बाद दिल्ली सल्तनत क्या होती है, खत्म हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी क्या होता है, मर जाता है, जिसके कारण यह सल्तनत दिल्ली सल्तनत क्या होती है, यह दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। अब 1526 से 1707 तक क्या होती है, मुगल साम्राज्य आता है। ठीक, 1507 तक क्या होता है, इसी 7 तक ही नहीं आता है, 7 के बाद ही भी आता है। 7 के से लेकर के 1707 से 1857 तक जो आता है, इसको उत्तर मुगल काल बोलते हैं, इसको मुगल काल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, उत्तरवर्ती मुगल काल और इसको पूर्ववर्ती मुगल काल के नाम से हम लोग बोल सकते हैं। तो 1526 से लेकर 1707 तक, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब जो भी शासक रहे उसके बारे में, वो जो कि शक्तिशाली शासक थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और 1707 के बाद जो बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है सो हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बाद हम लोग आगे 1707 के बाद की घटना पढ़ेंगे। तो आई होप कितना कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।